नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। महाद्वीपों के इस सीरीज में हम देखेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का भाग 2। पहला भाग पहले ही अपलोड किया जा चुका है, जिसको देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, जिसका लिंक दिया हुआ है। और मैंने बताया कि इस सीरीज में हम हर एक पॉइंट को मैपिंग के जरिए अच्छे से देखते हैं, जिससे कि आपको हर एक जानकारियाँ अच्छे से समझ में आ जाएँ। तो अगर चैनल को अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर सबसे पहले है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर कोलंबिया से लेकर चिली तक एंडीज पर्वत का विस्तार है। जैसा कि आप एंडीज पर्वत को देख रहे हैं कि यह पूरा का पूरा आपका एंडीज पर्वत है। अगर हम कलर यहाँ पर बदल लें तो ये पूरा का पूरा आपको एंडीज पर्वत दिख रहा होगा। और एंडीज पर्वत विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और एंडीज पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है एकांकागुआ। और यह कहाँ पर स्थित है तो चिली में। आप देख सकते हैं यहाँ पे चिली लिखा है, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर स्थित देश है। तो एकांकागुआ जो है वह आपका एंडीज पर्वत, जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, उसकी सबसे ऊंची चोटी है। और एकांकागुआ कहाँ पर स्थित है, चिली में। आगे है आपका कि अमेजन नदी एंडीज पर्वत से ही निकलती है। तो आपने एंडीज पर्वत की स्थिति देखी, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अमेजन नदी की। और जो आपको यहाँ पे रेड लाइन दिख रहा होगा ये अमेजन नदी का है। तो अमेजन नदी जो है वह एंडीज पर्वत से निकलते हुए अटलांटिक महासागर में गिरती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अटलांटिक ओशन है और यहाँ पर यह अपना जल गिराती है। और अमेजन नदी का मुहाना विषुवत रेखा पर स्थित है। विषुवत रेखा यानी कि जिसे हम दूसरी भाषा में भूमध्य रेखा भी कहते हैं, और साथ ही साथ इसे इंग्लिश में इक्वेटर भी कहते हैं। तो अमेजन नदी जो है वह कहाँ से निकलती है, एंडीज पर्वत से, और वह अटलांटिक महासागर में अपना जल गिराती है, जो कि विषुवत रेखा के पास। और यहाँ पर आप अमेजन नदी को देख सकते हैं, यहाँ पर आप अमेजन नदी को देख सकते हैं। आगे की अमेजन नदी विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, और जिसके बारे में हम जब आपको अफ्रीका महाद्वीप पढ़ा रहे थे तो बता रहे थे कि अफ्रीका महाद्वीप में नील नदी है, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। आगे की अगर बात करें तो यहाँ पर है आगे आपका कि यद्यपि अमेजन नदी विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, किंतु विश्व में सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र अगर किसी नदी का है तो वह अमेजन नदी का ही है। विश्व में कोई भी नदी अकेले नहीं प्रवाहित होती, बल्कि इसका एक जलग्रहण क्षेत्र होता है। मुख्य नदी में वह अपना जल गिराती हैं। तो आप अमेजन नदी को देख सकते हैं, और इसके साथ साथ कई सारे आपको यहाँ पर दिखाई देंगे कि कई सारे ब्लू डॉट आपको दिखाई देंगे। तो ये जो आपकी ब्लू लाइनें हैं वह क्या है, आपका विभिन्न सारी नदियों का है। ये आपको जो ब्लू लाइन दिखाई रहे हैं तो ये सारी नदियाँ क्या है, अमेजन की सहायक नदियाँ हैं, जो कि अमेजन में जाके मिल रही हैं। और अंततः अमेजन अपना जल कहाँ पर गिरा रहा है, अटलांटिक महासागर में। तो यहाँ पे मुख्य नदी को सहायक नदी के माध्यम से जल प्राप्त होता है। तो जितनी भी सहायक नदियाँ हैं इनके जरिए इनको जल प्राप्त होता है, और इस प्रकार से अमेजन नदी विश्व का सबसे बड़ा जल ग्रहण नदी बनता है। आगे की अगर बात करें तो अमेजन नदी के तट पर ब्राज़ील में स्थित मनौस बंदरगाह दुनिया का अंतरतम बंदरगाह है। तो अक्सर करके पूछा जाता है कि मनौस बंदरगाह कहाँ पर है। तो अगर महाद्वीप की बात करें तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, और देश की बात किया जाए तो ब्राज़ील में स्थित है। और ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह अमेजन नदी है, और यहीं पर ठीक है, यहीं पर आपका मनौस बंदरगाह स्थित है, जिसको कि यहाँ पर अच्छे से दिखाया गया है कि ये आपका जो ब्लैक पॉइंट है यह मनौस बंदरगाह का है। तो आप इसकी स्थिति को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आगे की अमेजन नदी की घाटी वर्षा वन का क्षेत्र, इन वर्षा वनों को सदाबहार वन कहते हैं। तो बेसिक तौर पे यह विषुवत रेखा के पास होने के कारण यहाँ पर अमेजन वन की जो घाटी है यह वर्षा वन का क्षेत्र है। और इन वर्षा वनों में जो होते हैं वो सदाबहार वन पाए जाते हैं, वृक्ष पाए जाते हैं, और यह वृक्ष वर्ष भर हरे भरे होते हैं। तो सदाबहार वनों की अगर विशेषता पाई जाए तो एक होता है आपका पतझड़ वन। तो पतझड़ वन क्या होते हैं कि विशेष ऋतु आने पर वो अपने सारे पत्तों को गिरा देते हैं, ये क्या होता है पतझड़ वन। और सदाबहार वन क्या होता है कि इनके पौधों के पत्ते गिराने का कोई निश्चित समय नहीं होता है, इन पर हमेशा पत्ते आते रहते हैं और हमेशा ये इनमें पत्ते गिरते रहते हैं, जिसके कारण यह सदा हरे भरे दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, सदाबहार वन। तो अमेजन फॉरेस्ट में जो भी वन पाए जाते हैं वो सदाबहार वन के वृक्ष होते हैं, जिसके कारण यह सदा हरे भरे होते हैं। और आप यहाँ पर इनका रेंज देख सकते हैं कि यह पूरा जो आपको ग्रीन पार्ट दिखाई दे रहा है, यह पूरा का पूरा अमेजन फॉरेस्ट है। विश्व का सबसे घना जंगल के रूप में हम जानते हैं अमेजन फॉरेस्ट को, और इसी अमेजन फॉरेस्ट से ही होकर अमेजन नदी गुजरती है, जिसके कारण इस फॉरेस्ट का भी नाम उसी नदी पर अमेजन फॉरेस्ट रखा गया है। आगे की अगर बात करें तो विषुवत रेखा पर वर्ष भर वर्षा होती रहती है, और 10 डिग्री यहाँ पर लिखा है 10 डिग्री अक्षांश
यहाँ पर जो बेसिक तौर पे है कि 0 डिग्री अक्षांश पर वर्ष भर सूर्य क्या होता है, सूर्य की किरणें लंबवत रहती हैं। तो विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा जिसे हम लोग इक्वेटर कहते हैं, तो ये इसके आसपास क्या होती है कि वर्ष भर वर्षा होती रहती है। और इसका मूल कारण क्या है कि सूर्य की लंबवत किरणें वर्ष भर इस पर पड़ती है, और जिसके कारण विषुवत रेखा के आसपास के स्थित सागर जल बहुत अधिक गर्म हो जाता है, और सागर के सतह तो गर्म हो जाता है, और जिसके कारण सागर सतह के गर्म होने के कारण जल का वाष्पीकरण हो जाता है, और वाष्पीकरण के कारण वायु में आर्द्रता की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। तो आप अमेजन फॉरेस्ट को देखें, और यह विषुवत रेखा के आसपास का क्षेत्र है, और जिसके कारण सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा पर कंटिन्यू पड़ती हैं, और जिसके कारण आसपास का जो जल है वह क्या होता है, गर्म होता है, और गर्म होकर क्या होता है, वाष्पन की क्रिया में ऊपर चला जाता है, ठीक है, और वही बादल बनकर इसके आसपास के क्षेत्रों में क्या होता है, वर्षा के रूप में गिरता है। अगर अब आगे की बात की जाए तो आर्द्रता युक्त सागरीय हवाएं जब स्थल की ओर प्रवाहित होती हैं तो एंडीज पर्वत के पूर्वी तट से टकराकर, आपको मैंने बताया कि ये पूरा एंडीज पर्वत है, और इसके पूर्वी तट मतलब यहाँ से टकराकर, ठीक है, पूर्वी तट से टकराकर ऊपर की ओर उड़ती हैं और संघनित होकर बहुत ज़्यादा वर्षा करती हैं। और यही कारण है कि विषुवत रेखा के साथ साथ अमेजन घाटी में वर्ष भर वर्षा होती है, और अत्यधिक वर्षा होने के कारण ही अमेजन नदी का क्या हुआ है, उद्भव हुआ है। तो अब आपको अच्छे समझ में आया होगा कि अमेजन नदी का उद्भव और यहाँ पे सदाबहार वन का कारण क्या है, पहला कि आपका विषुवत रेखा के निकट होना, दूसरा कि एंडीज पर्वत का होना, और जिसके कारण यहाँ से टकराकर, ठीक है, अच्छा खासा यहाँ पे वर्षा होता है, और इस प्रकार से अमेजन नदी का क्या हुआ है, उद्भव हुआ है। आगे की ओर बढ़ते हैं, तो आगे है कि अमेजन घाटी में वर्ष भर वर्षा होती है, इसलिए यहाँ सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं, और विश्व में सघन सदाबहार वन अमेजन घाटी में ही पाया जाता है। यानी कि सबसे अधिक घना वन कहाँ पर पाया जाता है, तो अमेजन की घाटी में ही पाया जाता है। और इन्हीं सदाबहार वनों अर्थात वर्षावनों को, ठीक है, सेल्वास कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि ब्राज़ील में, ठीक है, सदाबहार वनों को क्या कहा जाता है, तो सेल्वास। जैसे कि आपको भारत की अपेक्षा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो केरल में पाए जाने वाले सदाबहार वनों को क्या कहते हैं, साइलेंट वैली या शांत घाटी के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से ब्राज़ील में पाए जाने वाले सदाबहार वनों या दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले सदाबहार वनों क्या कहते हैं, तो सेल्वास के नाम से जाना जाता है। आगे आपका कि रबड़ के वृक्ष की उत्पत्ति सेल्वास के वनों में ही हुई थी, और वर्षा वनों में सर्वाधिक मात्रा में महोगनी के वृक्ष पाए जाते हैं। सेल्वास वन महोगनी के लकड़ी के सबसे बड़े भंडार के रूप में जाने जाते हैं। यानी कि यहाँ पे जो अमेजन के फॉरेस्ट हैं, ठीक है, यह बेसिक तौर पे सबसे अधिक मात्रा में महोगनी के वृक्ष के लिए जाने जाते हैं। साथ ही साथ यहीं से रबड़ के वृक्षों की उत्पत्ति भी होती है। आगे की व्यापारिक पवनें पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए एंडीज पर्वत के पूर्वी ढाल से टकराकर अमेजन की घाटी में वर्षा तो करती है, लेकिन एंडीज पर्वत के पश्चिमी ढालों तक वायु की विद्यमान आर्द्रता की मात्रा क्या होती है, समाप्त हो जाती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर एंडीज पर्वत है, और एंडीज पर्वत से टकराकर इसके पूर्वी घाट पर मतलब ईस्टर्न घाट पर वर्षा तो करती हैं, लेकिन इसके वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी घाट पर इनकी आर्द्रता समाप्त हो जाती है। इसी की यहाँ पर व्याख्या की जा रही है, और जिसके कारण वायु में आर्द्रता न होने के कारण एंडीज पर्वत के पश्चिमी क्षेत्रों में वर्षा नहीं हो पाती है, और यही कारण है कि एंडीज पर्वत के पश्चिमी भाग में मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। तो आगे हम देखेंगे दक्षिण अमेरिका में एक मरुस्थल भी पाया जाता है। तो उसका मूल कारण क्या है, क्योंकि इसके पूर्वी तट पे बरसात तो होता है, लेकिन पश्चिमी तट जो होता है इसके वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है, जिसके कारण मतलब कि पश्चिमी तट में, ठीक है, वर्षा नहीं होती है। और रीजन क्या है, तो वह वृष्टि छाया प्रदेश। और किसका वृष्टि छाया प्रदेश है, तो एंडीज पर्वत का वृष्टि छाया प्रदेश है, और जिसके कारण यहाँ पर मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अमेजन घाटी में वन इतने सघन होते हैं कि इनमें सूर्य की किरणें भी सीधे प्रवेश नहीं कर पाती है, और जिसके कारण यहाँ पर जमीनी स्तर पर वनों में क्या पाई जाती हैं, लताएं भी पाई जाती हैं। आगे आपका कि पृथ्वी पर जीवन की सबसे ज़्यादा परिस्थितियां विषुवत रेखा के समीप पाई जाती हैं। मतलब कि सबसे अधिक अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे पृथ्वी पर सबसे अधिक जैविक विविधता कहां पर पाई जाती है, तो भूमध्य रेखा की पेटी में या इक्वेटर की पेटी में, या आप विषुवत रेखा की पेटी कह सकते हो, तीनों एक ही का नाम है। साथ ही साथ विषुवत रेखा पर सूर्य का प्रकाश और वर्षा बहुत अधिक मात्रा में होती है, जिसके कारण यहाँ पर जीवन की विविधता भी अधिक पाई जाती है। इसके विपरीत ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्य का प्रकाश और वर्षा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध
नहीं हो पाता, इसी कारण ध्रुवीय प्रदेशों में जीवन की परिस्थितियां पनप नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में जीवन क्यों नहीं पनप पाता है, क्योंकि वहाँ पे दो कारण है। पहला कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति नहीं है, और दूसरा कारण है कि वहाँ पर वर्षा नहीं होता है, जबकि विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों में बहुत अधिक मात्रा में सूर्य के प्रकाश की पहुँच होती है, जिसके कारण यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है। और यही रीजन है कि सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पर पाया जाता है, विषुवत रेखा की पेटी में। आगे आपका कि अमेजन के वर्षा वनों में वनस्पतियों और जीवों का बहुत अधिक विकास हुआ है। अमेजन के जंगलों में ही एक प्रकार का अजगर पाया जाता है, इसे ही एनाकोंडा कहते हैं, और एनाकोंडा जो है वह दलदलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। अब यहाँ पे बेसिक तौर पे कि आपने अच्छे से देख रखा होगा कि अमेजन का मुख्यतः विस्तार अगर देखा जाए तो सबसे अधिक जो विस्तार है वह ब्राज़ील देश में है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है, तो भूमध्य रेखा की पेटी में। अगर किसी देश का नाम पूछा जाए कि विश्व में किस देश में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो हम किसका नाम लेंगे, ब्राज़ील का नाम लेंगे। और इसी अमेजन में मैंने बताया कि एनाकोंडा नामक सांप पाया जाता है, जिसके ऊपर कई सारी हॉलीवुड मूवियाँ भी बन चुकी हैं। तो एनाकोंडा नामक जो सांप है इसी ठीक है अमेजन के दलदलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। आगे है कि विषुवत रेखा के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। हालांकि क्योंकि यहाँ पर 10 डिग्री ये विषुवत रेखा है और इसके 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और 10 डिग्री उत्तर या 10 डिग्री दक्षिण के बाहर को हम लोग उपोष्ण कटिबंध कहते हैं। बेसिक तौर पे इसके बाहर के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, उपोष्ण, और ये वाला जो क्षेत्र है उसे हम क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। उपोष्ण कटिबंधों में उष्ण कटिबंध की अपेक्षा क्या होती है, वर्षा कम होती है। मतलब कि इन क्षेत्रों में वर्षा अधिक मात्रा में होती है और इन क्षेत्रों में इनकी अपेक्षा वर्षा क्या होती है, कम मात्रा में होती है। आगे आपका कि अमेजन के वर्षा वनों अर्थात सेल्वास के उत्तर एवं दक्षिण में उपोष्ण कटिबंधीय सवाना तुल्य जलवायु पाई जाती है। तो यहाँ पर है, मैंने आपको बताया कि यह अमेजन फॉरेस्ट है और इसके उत्तर और दक्षिण में उपोष्ण कटिबंधीय सवाना तुल्य जलवायु पाई जाती है। और सवाना तुल्य जलवायु की प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ कटीले, लंबे, कठोर घास के मैदान पाए जाते हैं और इन घास के मैदानों को सवाना घास की भूमि कहा जाता है। अब इनके बारे में हम देखेंगे बेसिक तौर पे। तो आपने सुना होगा कि दक्षिण अमेरिका में सवाना घास की भूमि के दो प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला क्षेत्र है आपका वेनेजुएला और गुयाना। तो आपने अगर जब पॉलिटिकल मैप मैंने दिखाया था तो यहाँ पर आपका वेनेजुएला था और इसी के आसपास का जो क्षेत्र था यहाँ पर आपका क्या था, गुयाना था। यहाँ पर आप देख सकते हो गुयाना लिखा हुआ है। तो पहला क्षेत्र है वेनेजुएला और गुयाना और दूसरा क्षेत्र है दक्षिणी ब्राज़ील। तो यह ब्राज़ील है और ये वाला जो क्षेत्र आता है आपका यह दक्षिणी ब्राज़ील का क्षेत्र आता है। तो अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि लानोस दक्षिणी वेनेजुएला में सवाना ठीक है घास भूमि है और यह कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो मैंने वेनेजुएला दिखाया था यहाँ पे वेनेजुएला और यहाँ पे लिखा होगा आपका लानोस। तो यह क्या है आपका कि दक्षिणी वेनेजुएला में सवाना घास की भूमि है और यहाँ कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। और साथ ही साथ कैंपोस की बात करें तो यहाँ पे ग्रीन चाओ लिखा है। तो ग्रीन चाओ या कैंपोस कह लो। तो कैंपोस जो है वह दक्षिणी ब्राज़ील में सवाना घास की भूमि है और यहाँ भी कटीली और कठोर झाड़ियाँ पाई जाती हैं। आगे की अगर बात करें तो अर्जेंटीना और उरुग्वे में प्रेयरी जलवायु अर्थात शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है और शीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में मुलायम और लंबे घास के मैदान पाए जाते हैं। और इन्हीं अर्जेंटीना और उरुग्वे में जो प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पंपास। तो आपने अर्जेंटीना का मैप देखा होगा और साथ ही साथ इससे जुड़े उरुग्वे का मैप देखा होगा। तो ये आपका अर्जेंटीना और ये आपका उरुग्वे। तो यहाँ पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है पंपास। ठीक है, तो अर्जेंटीना और उरुग्वे में जो प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पंपास कहते हैं। और मैंने आपको बताया कि वेनेजुएला में लानोस और दक्षिणी अफ्रीका में कौन सा पाया जाता है, आपका कंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। आगे की दक्षिण ब्राज़ील से 3 नदियां निकलती हैं और दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं और इन नदियों का नाम यहाँ के देशों के नाम पे रखा गया है जो निम्नलिखित है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला नदी है पराग्वे नदी। तो आप देख सकते हैं कि यह पराग्वे नदी है। यहाँ पे कई सारी नदियाँ निकलती हैं परंतु यह लंबी नदियाँ हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह आपका है पराग्वे नदी। ठीक है, तो पराग्वे एक देश है तो वहीं से निकलती है तो वो पराग्वे नदी हो गई। दूसरा है जो आपका पराना नदी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि आपका पराना नदी यहाँ पर है। ठीक है, ये पराना नदी निकलती है तो यह पराना नदी यहाँ पर आती है अपना। और तीसरा है आपका उरुग्वे नदी। तो उरुग्वे नदी को यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मुख्य रूप से 3 नदियाँ हैं, बाकी इनकी क्या है सहायक। तो पहला है आपका पराग्वे, दूसरा है पराना और तीसरा है उरुग्वे।
अब इनके बारे में बेसिक तौर पे है कि इन तीनों नदियों के तंत्र को सम्मिलित रूप से प्लाटा कहा जाता है, ठीक है। और प्लाटा नदी तंत्र जिस खाड़ी में अपना जल गिराती है उसे रियो डी ला प्लाटा कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह सारी नदियाँ अपना जल कहाँ पे गिरा रही हैं, रियो डी ला प्लाटा में। अगर पूरे मैप में आप देखेंगे तो यहाँ पर हल्का सा जो उरुग्वे के नीचे आपको हल्का सा, ठीक है, ब्लू कलर दिख रहा है, उसी को यहाँ पर जूम करके दिखाया गया है कि यहाँ पर उरुग्वे, पराग्वे और पराना नदियाँ अपना जल गिराती हैं और इन्हीं जल ग्रहण क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, रियो डी ला प्लाटा के नाम से जाना जाता है। तो इनकी भी स्थिति को आप फुल मैप में भी देख सकते हैं और यहाँ पर जूम करके देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि उरुग्वे के नीचे जो हल्का सा आपको ब्लू हल्का सा कटा हुआ भाग दिख रहा है वही क्या है, आपका रियो डी ला प्लाटा, और यहाँ पर इसको जूम करके दिखाया गया है। आगे है आपका कि एंडीज पर्वत के पश्चिम में अटकामा मरुस्थल का विकास हुआ है और अटकामा मरुस्थल उत्तरी चिली में स्थित है और अटकामा मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। अटकामा मरुस्थल में अरिक जो है विश्व का सबसे शुष्क प्रदेश है। तो आपको मैंने यहाँ पे बताया कि यह पूरा का पूरा एंडीज पर्वत का विस्तार है और यहाँ पर चिली है और यहीं पर जो आपको यह रेड डॉट दिख रहा है यही क्या आपका अटकामा डेजर्ट है। यहाँ पर भी इसको जूम करके दिखाया गया है इसको, इस मैप को, तो आप देख सकते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है, तो अटकामा है। महाद्वीप की अगर बात करेगा तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, और देश की अगर बात करेगा तो अटकामा कहाँ पे पड़ता है, चिली में। और इसकी फिर से हम व्याख्या करते हैं क्योंकि मैंने बताया था कि एंडीज पर्वत के पूर्वी क्षेत्र में वर्षा तो होती है लेकिन पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है, जिसके कारण एंडीज पर्वत का पश्चिमी क्षेत्र है जो है वह वहाँ पर मरुस्थलीय तुल्य जलवायु पाई जाती है और यही कारण है कि यहाँ पर मरुस्थल का विस्तार हुआ है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ प्रश्न उत्पन्न यह होता है कि क्या कारण है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में प्रशांत महासागर है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और महासागर स्थित है, फिर भी यहाँ से उठने वाली समुद्री हवाएं वर्षा क्यों नहीं करती हैं। तो इसका कारण जान लेते हैं। तो यहाँ पे है कि उपयुक्त प्रश्न के उत्तर के तौर पे स्पष्टतः कहा जा सकता है कि महाद्वीपों के पश्चिमी तट पे, यानी कि ये जो महाद्वीपों का पश्चिमी तट है यहाँ पर ठंडी जल धाराएं प्रभावित होती हैं तथा महाद्वीपों के पूर्वी तट पर जो होती है वह गर्म जल धाराएं प्रभावित होती हैं। और यही कारण है कि दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर पेरू की ठंडी जल धारा प्रभावित होती है। आपसे पूछा जाता है कि पेरू की ठंडी जल धारा कहाँ प्रभावित होती है, तो प्रशांत महासागर में और किस देश के करीब, तो आपके दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के समीप। तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर पेरू की ठंडी जल धाराएं प्रभावित होती है जबकि पूर्वी तट पर ब्राजील की गर्म जल धाराएं प्रभावित होती हैं। तो आपको पता है कि जलवाष्प के रूप में अक्सर करके गर्म जल धाराएं ही ऊपर की ओर उठती हैं और वह संघनित होती हैं, न कि ठंडी जल धाराएं। तो जिसके कारण यह जो ठंडी जल धाराएं वह वर्षा नहीं करती हैं और गर्म जल धाराएं यहाँ पर जाकर, ठीक है, वर्षा करती हैं। तो इसी को आगे एक्सप्लेन किया गया है कि ठंडी जल धाराओं में वाष्पीकरण नहीं होता है। आपको पता है कि अगर ठंडी जल धारा है तो उसमें वाष्पन नहीं होगा, वाष्पन किस में होता है, गर्म जल धाराओं में। और जिसके कारण यहाँ पे लिखा गया है कि ठंडी जल धाराओं में वाष्पीकरण नहीं होता है, जिसके कारण यहाँ प्रवाहित होने वाली हवाओं में आर्द्रता की मात्रा नहीं होती। यानी कि जो पेरू की जल धाराएं हैं, ठीक है, इनमें क्या होता है, ठंडी होती हैं और इनमें वाष्पीकरण नहीं होता है, जिसके कारण यहाँ पे प्रवाहित होने वाली हवाओं में आर्द्रता नहीं होती है। हवाओं में आर्द्रता न होने के कारण ही पश्चिमी तट से उठने वाली हवाएं वर्षा करने में सक्षम नहीं होती है। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट में स्थित पेरू देश के नाम पर यहाँ पे प्रवाहित होने वाली जलधारा का नाम भी पेरू कहा गया है। इस जलधारा की खोज हम्बोल्ट नामक भूगर्भ शास्त्री ने की थी, इसलिए पेरू की जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों में से कोई भी नाम आए, हम्बोल्ट की जलधारा या पेरू की जलधारा, किस महासागर में बहती है, प्रशांत महासागर में बहती है। यह गर्म जलधारा है या ठंडी जलधारा, तो यह एक ठंडी जलधारा है और इनमें वाष्पीकरण नहीं होता है, जिसके कारण यह आपके दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तटों पर वर्षा नहीं करती हैं। ब्राजील के नाम पर ब्राजील जलधारा रखा गया और यह कहाँ पर बहता है, आपका अटलांटिक महासागर में। और यह गर्म जलधारा है जिसके कारण इसमें वाष्पीकरण होता है और यही गर्म जलधाराएं क्या करती हैं, वर्षा करती हैं। आगे की ठंडी जलधाराओं में वाष्पीकरण न होने के कारण यहाँ पर प्रवाहित होने वाली हवाओं में आर्द्रता की मात्रा नहीं होती है और हवाओं में आर्द्रता न होने के कारण ही पश्चिमी तट में उठने वाली हवाएं वर्षा करने में सक्षम नहीं होती हैं। और साथ ही साथ इसको मैंने आपको बता दिया कि पेरू की जो जलधारा है इसे हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से भी जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि विषुवत रेखा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 3 देशों से होकर गुजरती है। तो मैं आपको बताया कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से 2 रेखाएं गुजरती हैं, एक आपका मकर रेखा जिसको हम लोग कैप्रिकॉर्न कहते हैं और दूसरा आपका भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। तो हम लोग विषुवत या भूमध्य की अगर बात करें तो यहाँ पे यह आपका विषुवत रेखा, ये जो है आपका विषुवत रेखा है और ये आपका मकर रेखा। तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले विषुवत रेखा यहाँ पर इक्वाडोर, इक्वाडोर के बाद आपका कोलंबिया, कोलंबिया के बाद ब्राजील।
तो आपका जो विषुवत रेखा है या इसे हम लोग भूमध्य रेखा या इंग्लिश में हम लोग कह लेते हैं इक्वेटर, यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 3 देशों से होकर गुजरती है। पहला है आपका इक्वाडोर, दूसरा है आपका कोलंबिया और तीसरा है आपका ब्राज़ील। और अगर हम यहाँ पर मकर रेखा की बात करें यानी कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की बात करें तो यह सबसे पहले आप देख सकते हैं कि चिली से होकर गुजरता है, चिली के बाद यह अर्जेंटीना से गुजरता है और अर्जेंटीना के बाद आप यहाँ पे हल्का सा देखेंगे तो उरुग्वे से लगा हुआ है और उसके बाद यह ब्राज़ील से। यानी कि मकर रेखा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 4 देशों से होकर गुजरता है और भूमध्य रेखा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 3 देशों से होकर गुजरता है। तो दोस्तों ये रहा आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में पूरी जानकारी। पार्ट 1 और पार्ट 2 करके मैंने आपको 2 वीडियो लेकर आए थे और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।